हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जेईई लाइव डेली सीरीज। और बच्चों, हमारा जो यहाँ पे आज डिस्कशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, क्योंकि आज हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन फॉर्मुलेज, जिसके अंदर वॉलीज फॉर्मूला भी हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी बच्चों को इसका डिस्कशन चाहिए था, काफी बच्चे कमेंट्स में मुझे बता रहे थे कि सर आप पर्टिकुलरली वो टॉपिक कब डिस्कस करने वाले हो, तो आज उसका दिन आ चुका है। हालांकि मुझे लग रहा था कि लास्ट लेक्चर में हम उसको कवर कर पाएंगे, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने जो लिमिट ऑफ सम अच्छे से समझा था, उसके बाद हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं था। तो हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे रिडक्शन फॉर्मुलेज और उनको अच्छे से समझेंगे, उनके ऊपर कैसे वेरिएशंस बन सकते हैं क्वेश्चंस में, उनका भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चे यहां पर जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता देता हूं, आई एम समीर चिंचोलीकर। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों, यहां पर जो आपके सामने टीम दिख रही है चारों लोगों की, ये अनअकैडमी जेई की सिग्नेचर टीम है। ठीक है, जयंत सर, पारस सर, नमो सर एंड माई सेल्फ, हम चारों ही टीचर्स जो है बच्चों आपके साथ में मेहनत करने के लिए रेडी हैं। हमारा जो मिशन है वो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाया जाए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और उसके लिए अनअकैडमी जेई चैनल स्टार्ट किया गया है। तो अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि यहां पर जो हम लाइव लेसन्स लेते हैं, ठीक है, उनके लिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाए, अपडेट्स मिल पाए और आप कोई भी यहां पे इंपॉर्टेंट लेसन मिस ना करो। ठीक है, ऑलराइट। बच्चों, आज एक और इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं आपके साथ में। एक टेलीग्राम ऐप पर हमने ग्रुप बनाया है, ठीक है, जो एजुकेशन ग्रुप है, और इसके अंदर ऑलरेडी हमारे साथ में लगभग 16,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां पर हम रेगुलरली अपडेट्स और लेक्चर नोट शेयर करते हैं, तो आपने क्या करना है, बस टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल ब्राउजर में जाके आपको ये लिंक टाइप करना है, tinyurl.com/jeilivechat। ये करने से आपको ग्रुप में एंटर करने की परमिशन मिलेगी और आप भी बाकी सभी बच्चों की तरह जो बेनिफिट्स है इस ग्रुप में रहने के, वो आप एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। सो होप टू सी अ लॉट ऑफ यू स्टूडेंट्स देयर। बच्चों, साथ ही में एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं अनअकैडमी प्लस के बारे में। काफी सारे जो यहां पर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है अनअकैडमी प्लस पर हम चारों टीचर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और पढ़ा रहे हैं। एंड वी आर नॉट ओनली द 4 टीचर्स जो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और काफी सारे बच्चे और टीचर्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं ऑनलाइन एनवायरमेंट में और वो यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां होता क्या है, अनअकैडमी प्लस पर एक्चुअली आप इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट देखोगे और काफी पर्सनलाइज होता है। ठीक है, तो लाइव क्लासेस जब आप अटेंड करते हो, आपको एक्चुअली टीचर्स से इंस्टेंटली डाउट पूछने के लिए मिलता है। अगर आपको किसी कंसेप्ट में समझने में दिक्कत है तो टीचर उसको रिपीट कर पाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उससे मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हम आपको रेगुलरली दे रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों, आप अगर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो, जिसके लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, कोई एक बेसिक अमाउंट पे करना होगा, लेकिन जो फीचर से बच्चों वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे अपने प्रिपरेशन में। यहां पर एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है नेशनल लेवल की। अगर आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं तो आपको ओवरऑल रैंक पता चलेगी कि जहां पर इतने इंडिया में इतने सारे बच्चे जो प्लस पर हैं, उनमें आप कहां स्टैंड करते हो। साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन काफी बच्चों को चाहिए होता है, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आप फोटो खींचकर टीचर को डायरेक्टली अपना डाउट सेंड करते हो लाइव क्लास में, और लाइव क्लास में टीचर उसका डाउट क्लियर करता है। ठीक है, तो ये जो सारी प्रीमियम फैसिलिटीज हैं, ये आप बहुत ही एक नॉमिनल से सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में यूज कर सकते हो और काफी सारे बच्चे ऑलरेडी इसको पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर बच्चों रेगुलर कोर्सेज चलते हैं, ईयर लॉन्ग कोर्सेज चलते हैं, साथ ही साथ कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी हम लॉन्च करते रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जो मेन कोर्सेज यहां पर चल रहे हैं बच्चों, दैट इज इमर्ज फॉर क्लास 11th एंड इवॉल्व फॉर क्लास 12th। ठीक है, ये दोनों बैचेस में हम टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और भी काफी सारे टीचर्स इस तरह के बैचेस वहां पर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर बहुत ही आसानी से ये सारी क्लासेस एक्सेस करनी है तो आपको सबसे बढ़िया तो ये है कि आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो, अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। ठीक है, इसके अंदर आपको एक प्लस सेक्शन मिलता है। प्लस सेक्शन में जाने के बाद में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करोगे आईआईटी जेई के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, यहां पर और भी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर आईआईटी जेई, जो आपका यहां पे टारगेट है। ठीक है, तो आपको यहां पर अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से एक नया ऑप्शन मैं आपके साथ में डिस्कस डेफिनेटली करना चाहता हूं, जो है अनलॉक 7 डे फ्री ट्रायल। ठीक है, पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब ये एग्जिस्ट करता है ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब्सक्राइब करने के पहले एक बार टेस्ट करना चाहते हो कि आपको कैसा फील आएगा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके,
तो ये ऑप्शन आपकी काफी हेल्प करेगा। इससे आपको 7 दिनों तक सारे ही कोर्सेज सारे ही टीचर्स के थ्रू पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप जिन भी टीचर से पढ़ना चाहते हो, आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हो, हमारे क्लासेस का आपको टाइमिंग पता चलेगा, हम क्लासेस में कैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं, कैसे बच्चों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, कैसे डिस्कशन होता है, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी अगर आप ये करते हो तो। ठीक है, लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि नहीं यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही है, देन यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली गो फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, या फिर आप 7 दिन के बाद में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दोनों यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। जब आप बच्चों सब्सक्राइब करने के लिए जाओगे तो आपको यहां पर मल्टीपल मंथ के ऑप्शंस मिलेंगे। यहां पर सजेस्टेड जो है दैट इज ईदर 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये लंबा सब्सक्रिप्शन जो है आपको ये गारंटी करता है कि आप कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहोगे सारे टीचर्स के साथ में। प्लस यहां पर इससे जो आपका पर मंथ कॉस्ट है अनअकैडमी प्लस के टीचर्स के साथ में जुड़े रहने का, वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, अगर यहां पर आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट है, क्योंकि आप अनअकैडमी जेई चैनल पे हमसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं बच्चों। अनअकैडमी जेई का जो कोड है दैट इज जेईई लाइव। ठीक है, जेईई लाइव कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको जो पर मंथ कॉस्ट है, ये आपका जो पर डे कॉस्ट है, अगर उसका डिस्कशन करें तो आपका पर डे कॉस्ट लगभग 50 से 60 रुपए ही पड़ता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स से मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये काफी अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। आई डोंट थिंक कि इस प्राइस पे आपको इतना क्वालिटी एजुकेशन और कहीं मिल सकता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इंफॉर्मेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, लेकिन आगे स्टार्ट करते हैं हमारा रेगुलर डिस्कशन। और जैसे हम हर क्लास में स्टार्ट करते हैं हमारे होमवर्क के साथ में, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सट्रीमली सॉरी, लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। और मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा कि बच्चों ने लगभग 10 मिनट के अंदर ही कम से कम 5, 6, 10 बच्चों ने उसका आंसर भी सही दे दिया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था वो ये है। मैं मानता हूं सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन तब भी इसके अंदर सोचने वाली बात थी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम का ये एक क्वेश्चन है जिसका आपको लिमिट सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, अब ऑन द फेस जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो ये ऐसा लगता है कि जैसे लिमिट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर और कोई एक्सप्रेशन खास आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे चीजें जैसे जैसे आप डिकोड करना स्टार्ट करोगे आपको पता चलेगा कि केवल लिमिट का नहीं, लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। लिमिट ऑफ सम जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था वो यहां पर यूज करना होगा आपको इसका आंसर फाइनली निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर अगर मैं n फैक्टोरियल को ओपन करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं पहले तो क्या है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, और n फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा करते करते कहां तक जाएगा, ये n तक जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में आपके पास में n की पावर n लिखा हुआ है, मतलब n टाइम्स n मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये n इंटू n इंटू n ऐसा कहां तक लिखा हुआ है, n तक लिखा हुआ है। और इसकी पूरी की पूरी पावर 1/n जा रही है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो ये दूर दूर तक लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन नहीं लगता, क्योंकि यहां पे सम तो हो ही नहीं रहा, यहां पे तो चीजें मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो आपको अगर यहां पर इसको सम में कन्वर्ट करना है तो एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है हमारे पास में, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या करता है, आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज होती है उनको एडिशन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये थॉट यहां पे इंपॉर्टेंट था। अगर आप लॉग यूज करोगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि लिमिट ऑफ सम आपकी कैसे आगे चल के हेल्प कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन उसके पहले मैं इसको एक और चीज कर लेता हूं, इसको थोड़े अलग तरीके से लिख देता हूं। लिमिट हालांकि सेम ही चीज है वो, लेकिन दिखने में थोड़ा सा अलग दिखेगा। यहां पर मैं इसको 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n ऐसा करते करते अप टू n/n के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं। ये आगे वाले स्टेप में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये लिखने से ऐसा हमें अच्छा क्यों लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको बच्चों कि हमें इस एक्सप्रेशन का लिमिट फाइंड करना है। लेट अस कॉल दिस l। मान लेते हैं कि इसका आंसर फाइनली l निकल के आने वाला है। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूं कि दोनों साइड लॉग ले लिया जाए। अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं तो क्या होगा, दोनों साइड लॉग लेने पर आपके पास में ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, ln l इज इक्वल टू, अच्छा लिमिट के अंदर लॉग चला जाएगा तो लॉग डायरेक्टली इस ब्रैकेट के ऊपर लगेगा। अगर मैं इस बड़े से ब्रैकेट का लॉग लेता हूं जिसका कुछ ना कुछ पावर है, तो क्या लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर नीचे उतर के आ जाएगा, है ना। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, इसलिए यहां पे 1/n जो पावर में था वो नीचे आ जाएगा। और आपका अब एक्सप्रेशन कैसे दिखाई देगा, लॉग के अंदर आपको ये चीजें मल्टीप्लीकेशन में नजर आ रही हैं, 1/n 2/n 3/n और ऐसे करते करते n/n। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे अब log ऑफ m इंटू n वाली प्रॉपर्टी से इसको log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ q इस तरीके से आगे पूरा तोड़ लूं। अगर मैं इसको तोड़ लूंगा तो यहां पे आपको सम दिखाई देगा और उसके बाद में ये लिमिट ऑफ सम हो जाएगा।
लिमिट ऑफ सम हो जाएगा, और क्योंकि लिमिट ऑफ सम हो जाएगा इसलिए हम अपने कल वाले तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो देखते हैं इसके अंदर क्या आंसर आएगा इसका। ln l का जो वैल्यू है वो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, तो पावर नीचे आ चुका था और अंदर हो रहा है आपके पास में अभी ln के अंदर 1/n प्लस ln के अंदर 2/n प्लस ln के अंदर 3/n, और ऐसा करते करते कहां तक जा रहे हैं हम, ऐसा करते करते जा रहे हैं ln के अंदर n/n तक। ठीक है, अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इस चीज को हम सिग्मा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऐसा दिखाई देगा, ln l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, और सिग्मा के अंदर हो जाएगा ln ऑफ r/n, ln ऑफ r/n, जहां पर आपका r का वैल्यू जा रहा है 1 से लेके n तक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी बढ़िया बन चुका है, इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में अब चेंज कर पाऊंगा। ठीक है, कैसे करेंगे, एक तो ये 1/n क्योंकि कांस्टेंट है तो 1/n आपने अगर आगे भी लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, 1/n किससे रिप्लेस होता है, dx से फाइनली रिप्लेस होता है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ सम ये तो हो जाएगा हमारा किसका आंसर, ln l का आंसर निकल रहा है, यहां पे ध्यान रखना इस बात को, ये लिमिट ऑफ सम हो जाएगा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट। उसके बाद ln आपका ऑपरेशन है, ln आपका फंक्शन है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन r/n क्या बनता है, r/n x बनता है, और ये जो 1/n हमने आगे लिखा है वो dx बनेगा। अब बात आती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट के लिए मैं क्या करूंगा, 1 को डिवाइड करूंगा n से, लेकिन क्योंकि n इंफिनिटी को जा रहा है तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपर लिमिट के लिए n को डिवाइड करूंगा n से तो आपका अपर लिमिट हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन सॉल्व करके आपके पास फाइनल आंसर आने वाला है। ये इतना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब 0 से लेके 1 में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं तो कुछ बच्चों को तो हो सकता है ln x का फॉर्मूला डायरेक्टली याद होगा इंडेफिनेट वाला, अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे बेसिक अप्रोच यूज कर सकते हो कि इसके अंदर ऐसा मानते हैं 1 × ln x लिखा हुआ है और यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ln l का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ln l कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज x, इसके ऊपर लिमिट लगा ली जाए 0 से लेके 1 तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, ये हमारा ln x फर्स्ट फंक्शन है मतलब 1/x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब x dx, इसके ऊपर लिमिट लग गई 0 से लेके 1 तक। ठीक है, ये चीजें बच्चों हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको इनका डिस्कशन मिलेगा। तो यहां पर अगर मैं बच्चों लिमिट डालता हूं 1 तो ln 1 0 हो जाएगा, और जब लोअर लिमिट डालूंगा 0 तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये तो 0 बनने वाला है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो रहा है, x और x कैंसिल होकर 1 बनेगा तो ds का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस का साइन है तो यहां पर आपका जो ln l का आंसर है वो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, x के ऊपर लिमिट लगेगी 0 से लेके 1 तक और इसका आंसर आ जाएगा -1। ln l का आंसर आ रहा है -1, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे l पूछा है, तो इस l को निकालने के लिए क्या लिखूंगा मैं, e की पावर -1 फाइनली मेरा आंसर होगा। क्या है बात समझ में आ रही है, e की पावर -1 मेरा फाइनल आंसर इस केस में निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी वर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पर बस ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आपको इनिशियली ये थॉट लाना जरूरी था जो हमने यहां पर लाया है कि लॉग लेके हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन वाली चीजों को एडिशन में चेंज करेंगे तो यहां पे लिमिट ऑफ सम का ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज बेटर देन द क्वेश्चंस दैट वी अर्लियर डिड। ठीक है, इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे लास्ट लेक्चर में उसके अंदर तो डायरेक्टली हमें नजर आ रही थी लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम में कोई बड़े से एक्सप्रेशंस लिखे हुए थे। ठीक है, ऑलराइट, सो आई थिंक विद दिस डिस्कशन वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर डिस्कशन ऑफ लिमिट ऑफ सम। तो आगे बढ़ते हैं और रिडक्शन फॉर्मुलेस का डिस्कशन अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन फॉर्मुलेस जो हैं हमने बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पढ़े हुए हैं। अगर किसी ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला वाला डिस्कशन मिस किया है तो उसने वो भी देखना चाहिए। ठीक है, इनडेफिनेट वाली प्लेलिस्ट में आई थिंक जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने रिडक्शन फॉर्मुलेस डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हालांकि उनका हम थोड़ा बहुत यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि रिडक्शन फॉर्मुलेस जो यहां पर हम यूज कर रहे हैं, डेफिनेट में यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही कन्वीनियंट है याद करने के लिए। तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के तो एटलीस्ट रिडक्शन फॉर्मुलेस पता होना ही चाहिए, भले ही आप थोड़ा बहुत मुश्किल से अगर याद हो पा रहे हैं तो करो, अदरवाइज मत करो वाली सिनेरियो बनता है इनडेफिनेट में, इनडेफिनेट वाले फॉर्मुलेस। लेकिन अगर आपको पता है तो आज के लेक्चर में आपको बातें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी, मुझे ये लगता है। ठीक है, और क्योंकि ये वैसे भी क्या है, फॉलो अप है, रिडक्शन फॉर्मुलेस इनडेफिनेट में, उसका रिडक्शन फॉर्मुलेस डेफिनेट के। ठीक है, जिसका डिस्कशन अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो आई गेस जिन्होंने इंडेफिनेट फॉर्मुलेस देखे हुए हैं उनको पता होगा कि रिडक्शन फॉर्मुलेस एक्चुअली दिखते कैसे हैं। ठीक है, इनको हम in से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर n क्या होता है, n होता है यहां पर साइन कॉस जो भी हमने वेरिएबल लिया है tan, उसकी पावर,
ठीक है। तो आई एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर एन रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं यहां पे साइन का डिस्कशन करने के लिए, तो साइन की पावर एन एक्स dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर हमने लिमिट भी लगा दी है और लिमिट लगाई है 0 से लेके π/2 तक। जब इंडेफिनेट में डिस्कशन कर रहे थे तो 0 से लेके π/2 लिमिट नहीं हुआ करती थी, वो विदाउट लिमिट हमने एक फॉर्मूला वहां पे डिराइव करके ऑलरेडी रखा हुआ था, ठीक है। अब क्योंकि वहां पे हमने मेहनत की हुई है तो यहां पे फिर से नहीं करेंगे, हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमने वहां पे लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा बच्चों, फॉर्मूला देखने के पहले एक चीज और, यहां पर ये देखो कि फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली जो लिखा हुआ है थ्योरेटिकली, ठीक है, यही अगर होगा क्वेश्चन में तो आप बोलोगे कि रिडक्शन फॉर्मूला स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले से मतलब क्या है, आपकी लिमिट हमेशा 0 से लेके π/2 ही होना चाहिए साइन वाले क्वेश्चन में। साइन की पावर n अगर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है तो 0 से लेके π/2 ही लिमिट होना चाहिए। अगर ये 0 से लेके पाई वाली लिमिट है तो आप डायरेक्टली रिडक्शन फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। अगर ये 0 से लेके π/4 लिमिट है तो आप डायरेक्टली रिडक्शन फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। मे बी यू विल हैव टू डू सम मैनिपुलेशंस और उसके बाद लग जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन ऑन द फेस आपको जब तक ये नहीं दिखेगा 0 से लेके π/2 तब तक आप यहां पे ये रिडक्शन फॉर्मूला जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट अस सी कि यहां पे हमारे पास इनडेफिनेट में क्या फॉर्मूला होता था। इनडेफिनेट में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, सेम चीज है, साइन की पावर nx dx को मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा था विदाउट लिमिट्स, ठीक है। तो वहां पे ऐसा बड़ा सा एक्सप्रेशन बन गया था और हमने यहां पर बोला था कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन एक्चुअली i के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसको मैं i n-2 बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर आई एन में n क्या रिप्रेजेंट करता है कि साइन का कितना पावर है, तो यहां पे साइन का पावर अगर n-2 है तो इसको मैं आई n-2 बोल रहा था वहां पे। क्लियर है? अब यहां पर बस मुझे एक छोटी सी बात करनी है, इसका डिस्कशन बच्चों हमने ऑलरेडी क्योंकि किया हुआ है। आपको अगर चाहिए कि ये कैसे आया था तो आपने इंडेफिनेट का लेक्चर देखना चाहिए। मैं उसके आगे डिस्कशन यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं ताकि हम यहां पे थोड़ा हमारा टाइम बचा पाएं और क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएं, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मुझे ऑलरेडी ये फॉर्मूला दिख रहा है तो अगर मैं यहां पे 0 से लेके π/2 तक कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं साइन की पावर nx dx का, तो मुझे कुछ नहीं कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर लिमिट लगा देनी है 0 से लेके π/2 तक, और वैसे ही आगे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर मुझे लिमिट लगा देनी है 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। बस यहां पे जल्दी से देखो क्या होगा, जैसे मैं यहां पे π/2 डालने की कोशिश करूंगा ये कॉस वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और जैसे मैं लोअर लिमिट डालने की कोशिश करूंगा 0 तो ये साइन वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। मतलब एक बार π/2 आपको 0 दे रहा है और एक बार 0 आपको 0 दे रहा है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों डाल के यहां पर वैल्यू क्या हो गई, इसकी तो वैल्यू 0 हो गई। तो आपके सब बचेगा क्या, इसका नाम हम क्या रखना चाह रहे हैं, इसका नाम हम in रखना चाह रहे हैं। आपके पास में ये तो पहला वाला कांस्टेंट ही है तो n-1/n तो आपके पास में बचने ही वाला है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आगे वाले को हमने क्या बोलना चाहा है, in-2 बोलना चाह रहे हैं उस चीज को, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो in-2 के फॉर्मेट में आपका in का आंसर आ गया है। तो in का कंप्लीट आंसर नहीं देगा ये कुछ जगहों पर रिडक्शन फॉर्मूले को सक्सेसिव रिडक्शन भी बोला जाता है। सक्सेसिव रिडक्शन मतलब आपको यहां पर रुकना नहीं है। अगर आपके पास में in का रिजल्ट है तो इन शॉर्ट आपके पास में in-2 का भी रिजल्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूले हमें जल्दी से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इतने आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ये लगेगा कि रिडक्शन फॉर्मूले एक्चुअली जो डेफिनेट के हैं उनके क्वेश्चंस पूरे सिलेबस के सबसे सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसा आप आज के लेक्चर के बाद में मान के जाओगे, ठीक है। और ऐसा ही बिल्कुल फील आना चाहिए, ये वाकई बहुत सिंपल है, ठीक है, इंक्लूडिंग द वॉलिस फॉर्मूला जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो in का वैल्यू हमने निकाला बच्चों, जैसे यहां पे लिखा हुआ है in इज इक्वल टू n-1/n इंटू in-2। इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं तो आपको क्लियर होगा कि आखिर यहां पर हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा डिस्कशन I0 और I1 का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहां पर आपको in समझा दिया है, यहां पे in क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका साइन का पावर n है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आपको बोलना चाह रहा हूं I0 तो यहां पर मैं एक्चुअली क्या लिखना चाहूंगा, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर 0x dx। अब साइन की पावर 0 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज है I0 एंड I1, इनको हम कभी भी रिडक्शन फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है। तो मैं अननेसेसरी रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में क्यों सोचूंगा, ठीक है। और वैसे भी रिडक्शन फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको इसका आंसर नहीं निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो साइन की पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1,
तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x के ऊपर अगर मैं लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे 0 से लेके π/2 तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, π/2 मेरा आंसर निकल के आएगा। और वैसे यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -cos, और -cos के ऊपर अगर मैं लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके π/2 तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज अगर आपके पास में आती हैं I0 या फिर I1, तो इनका वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता रखना चाहिए। I0 का वैल्यू है π/2 और I1 का वैल्यू आपके पास में 1। ठीक है, इनका यूज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिडक्शन फॉर्मूला जब भी आप यूज करोगे तो आपकी जो कहानी खत्म होगी ना, कहानी शुरू कहां से होगी क्वेश्चन बताएगा, लेकिन कहानी खत्म कौन करेगा, कहानी खत्म आपका I0 करेगा या फिर I1 करेगा। इसलिए इन दोनों की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं यहां पर कैसे होने वाला है। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको एक बार फिर से देख लो। in का वैल्यू रिड्यूस होके किसके टर्म्स में लिखा गया है, in-2 के टर्म्स में लिखा गया है। तो यहां पे अगर मैंने 10 से स्टार्ट किया तो 8 आएगा, 8 से स्टार्ट किया तो 6 आएगा, 6 से स्टार्ट किया तो 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम रिड्यूस करते जाएंगे। और n का वैल्यू कितना यूज करना है, जो यहां सब्स्टिट्यूट लिखा है वो इस ब्रैकेट का वैल्यू डिटरमाइन करेगा। क्लियर है, आई गेस यहां तक क्लियर है, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूले का बेसिक आइडिया है हमारे पास में। ठीक है, तो साइन की पावर 10x dx कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये I10 लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है आपके पास में ये I10 है। ठीक है, तो I10 मुझे कैलकुलेट करना है। तो I10 का वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूं, 10-1/10 इंटू I8 ऐसा लिख सकता हूं। रिडक्शन फॉर्मूला यही तो है, n-1/n इंटू in-2। तो हमारे पास I8 के टर्म्स में I10 का आंसर आ गया। लेकिन ये कोई सफिशिएंट आंसर थोड़ी है, मुझे तो फाइनल एक इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या सोचूंगा, अब I8 को कन्वर्ट कर लेते हैं। I8 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर ये 9/10 बन चुका है। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 8 अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो n का वैल्यू 8 हो चुका है, ऐसा सोचो। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन ही I8 का होता तो हम क्या सोचते, ऐसा सोचना है आपको। तो यहां पर आता आपके पास में 8-1/8, 8-1/8 ऐसा आता। लेकिन I8 का आंसर किसके टर्म्स में लिखा गया होता, I6 के टर्म्स में लिखा गया होता। ठीक है, n-1/n इंटू in-2, n-1/n इंटू in-2, ये मैंने I8 का वैल्यू लिखा है। लेकिन अभी भी हम खुश नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे, I6 का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे 9/10 इंटू 7/8 इंटू 6 के लिए क्या लिखूंगा मैं, 5/6 लिखूंगा और I4 आएगा। अभी और आगे चलते हैं, 9/10 इंटू 7/8 इंटू 5/6 इंटू I4 के लिए क्या लिखूंगा मैं, I4 के लिए लिखूंगा 3/4 इंटू I2। क्या I2 का वैल्यू हमने निकालना चाहिए रिडक्शन फॉर्मूले से, बिल्कुल निकालना चाहिए। ठीक है, हमने केवल दो ही वैल्यूज को रिडक्शन फॉर्मूले के लिए मना किया है, I0 एंड I1। I2 का वैल्यू तो मैं किससे निकालूंगा, रिडक्शन फॉर्मूले से ही निकालूंगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा टोटल 9/10 इंटू 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू आ जाएगा आपके पास में 1/2 और I0। ठीक है, क्योंकि 2 और कम करना ना आपको, आप ऑलरेडी 2 पे थे, आपने 2 और कम कर दिया तो आपको कितना मिलेगा, I0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर यहां पे सक्सेसिव रिडक्शन करते जाते हो पावर्स का, तो आपके पास में इस तरह का बढ़िया सा एक्सप्रेशन बन जाता है। ये बढ़िया एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है, चीजें मल्टीप्लाई करनी है ना बस। और क्या हमने I0 का आंसर ऑलरेडी याद कर लिया है, I0 का आंसर π/2 है, तो यहां डाल देते हैं। जैसे मैं यहां पे π/2 डालूंगा मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बनने क्या वाला है, ऐसे कुछ आ जाएगा हमारे पास में 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3/10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू π/2। क्लियर हो रहा है। अब यहां पे चीजें आप कैंसिल करो, कैंसिल करके यहां पे जल्दी से देखो कितना आंसर आ रहा है, बस वहीं तक आपको जाना था, यही आपका फाइनल आंसर बच्चों होने वाला है। तो कितना आसान है नहीं, इसके अंदर हमने कहीं पर भी इंटीग्रेशन नहीं किया है, हमने जो रिडक्शन फॉर्मूला याद किया है उसको बार बार बस अप्लाई किया है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ कैंसिलेशंस दिख रहा है किसी को, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये 5 की मदद से 2 कैंसिल हो रहा है, उसके बाद में 7 तो वैसा का वैसा रहेगा, और ये हो जाएगा आपका फिर से 3 के साथ में ये 2 हो जाएगा। तो नीचे सारे 2 हो चुके हैं, नीचे सारे के सारे 2 हो चुके हैं, ध्यान से देखो, है ना। और ऊपर यहां पे कितना बच रहा है, फिर 63 बच रहा है जो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो 63 पाई, और नीचे कितना आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 2 की पावर 9 आ रहा है। 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, किसका, साइन की पावर 10x dx का। अब आप सोचोगे कि सर ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है
ये प्रोसेस तो बढ़िया है, लेकिन क्या इसको और शॉर्ट कर सकते हैं क्या हम डायरेक्टली इसका कोई ऐसा रिजल्ट याद कर लें जिससे हमें फाइनल आंसर ही लिखते आ जाए डायरेक्टली? क्या मैं इतना पूरा रामायण लिखूं और फाइनली यहां तक पहुंचूं, या मैं ये देख के फाइनली ये डायरेक्टली लिख सकता था? अगर ये देख के ये डायरेक्टली अगर लिख पाऊंगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑलरेडी आसान ही है, लेकिन और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहां पर हम वही देखना चाह रहे हैं। हम क्या देखना चाह रहे हैं कि फाइनली इसका रिजल्ट कितना आता है। ठीक है, तो उसके लिए 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले जो आपको नोट करना है बच्चों बात, वो ये है कि आप अगर यहां पर साइन का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हो तो आपको अलग से कॉस का फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो साइन का फॉर्मूला आएगा, साइन की पावर nx dx का जो भी फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वही फॉर्मूला कॉस का भी होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अगर मैं पहले वाले इंटीग्रल में a प्लस बी माइनस एक्स यहां पे लिखता हूं x के प्लेस में, तो कितना हो जाएगा? π/2 माइनस एक्स। तो साइन की पावर n π/2 माइनस एक्स को मैं क्या लिख दूंगा? कॉस की पावर nx। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमेशा बराबर आती हैं। तो क्वेश्चन चाहे आपका साइन की पावर nx का हो, चाहे क्वेश्चन आपका कॉस की पावर nx का हो, आपको याद तो एक ही सिंगल रिजल्ट करना है। और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट ये है, ठीक है, कि आपको in का आंसर कौन देगा। बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई करनी है और एंड में या तो π/2 मल्टीप्लाई करना होगा या फिर 1 मल्टीप्लाई करना होगा। समझ पा रहे हैं ये क्यों आ रही है एंड में वैल्यूज? क्योंकि ये π/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? I0 का वैल्यू, और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? I1 का वैल्यू। ठीक है, तो आप कभी भी I1 पे खत्म कब करोगे कहानी? जब आप ऑड पावर से स्टार्ट करोगे तो I1 पे खत्म करोगे कहानी। लेकिन आप अगर इवन नंबर से स्टार्ट करोगे, जैसे हमने लास्ट में किया था, हमने साइन की पावर 10 से कम करना स्टार्ट किया था। दो कम हो रहे हैं ना, क्योंकि अगर दो कम होंगे 10 से स्टार्ट करके तो I0 आएगा। लेकिन I9 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा होता तो I1 पे खत्म हो रही होती कहानी। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या डिस्टिंक्शन देखना है कि यहां से लेके यहां तक तो याद कर ही लो। ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो याद कर ही लो, ये दोनों ऊपर और नीचे सेम है। लेकिन उसके आगे लास्ट में इवन होता है तो π/2 मल्टीप्लाई करना होता है, ऑड होता है तो 1 मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, क्या ये याद करना आसान है? ये एक्सप्रेशन बच्चों हमने एक्चुअली लिख लिया है। कैसे आए एक्सप्रेशन? वो एक जो मैंने एग्जांपल आपको एक लंबे मेथड से सॉल्व करके दिखाया, उससे इसका आंसर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या नोटिस करेंगे कि न्यूमरेटर में आपको कहां से स्टार्ट करना होता है? न्यूमरेटर में आपको n-1 से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और 2 से कम करनी कहानी, 2 से कम करनी। ठीक है, n-1 था, n-3 हो गया, n-5 हो गया। कब तक करना है? जब तक 1 पे नहीं पहुंच जाते तब तक करना है। ठीक है, या तो आप 1 पे पहुंचोगे बच्चों, या फिर आप 2 पे पहुंचोगे, डिपेंडिंग अपॉन इवन से आपने स्टार्ट किया है या फिर ऑड से आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो 0 कभी नहीं बनने देना है या फिर नेगेटिव कभी नहीं बनने देना है, ऐसा ध्यान रखो। ठीक है, कम करते जाएंगे, लेकिन कब तक कम करेंगे? 1 या फिर 2 तक कम करेंगे। और नीचे वाला कहां से स्टार्ट करेंगे? नीचे वाला n से स्टार्ट करेंगे और 2 कम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक आइडिया है, ये अगर आपको समझ में आया है तो आपके अब क्वेश्चंस और ज्यादा जल्दी हो जाएंगे। इस रिजल्ट को फाइनली बच्चों आपको याद करना है। ठीक है, ये आपका क्या है? रिडक्शन फॉर्मूला वाला रिजल्ट है। किसके लिए? साइन की पावर nx या फिर कॉस की पावर nx के लिए। ठीक है, तो इसको मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि हमारा आंसर जल्दी निकल के आएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिलेंगे इस टाइप के। ठीक है, आपको हो सकता है कि डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना दिखे। जैसे यहां पर तो मुझे I10 डायरेक्टली दिख गया, हो सकता है हमें इनिशियली कोई चेंजेस करना होंगे और चेंजेस करने के बाद में फिर आपको यहां पर आगे प्रोसीड करने के लिए मिलेगा, रिडक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए मिलेगा, जैसा हमने यहां पर देखा। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको इंटीग्रेट करना है cos की पावर 5 4 थीटा d थीटा फ्रॉम 0 से लेके π/8। अब ये देख के एकदम से लग नहीं रहा है कि ये I वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हम करेंगे इसको कन्वर्ट। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत कन्वीनियंट तरीका पता है उसका फिर फाइनल आंसर निकालने का। रिडक्शन हम करना चाहते हैं, इनडेफिनेट में हम बचते हैं रिडक्शन फॉर्मूला यूज करने से। डेफिनेट में हम चाह रहे होते हैं कि कुछ करके रिडक्शन फॉर्मूला लग जाए, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला अगर लग गया ना तो फिर तो क्वेश्चन का आंसर अगले स्टेप में आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मैं सोचता हूं अच्छा ठीक है यार, यहां पे जो है ना 4 थीटा लिखा हुआ है, पहले तो ये गड़बड़ लग रहा है, और 4 थीटा के वजह से शायद π/8 है। अगर मैं 4 थीटा को यहां पे x ले लूं, अगर मैं 4 थीटा को x ले लूं तो मेरा जो 4d थीटा है वो dx हो जाएगा। ठीक है, और मेरा जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पर क्या बनेगा फिर अल्टीमेटली।
आपका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 0 से लेके, जब यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप π/8 डालोगे तो कितना बनने वाला है, थीटा का वैल्यू π/8 डालने पर x का वैल्यू π/2 बनने वाला है, ठीक है। और आगे क्या होने वाला है, cos की पावर 5 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन 4 थीटा के प्लेस में x आ जाएगा और dx के साथ में कितना आएगा, नीचे एक्स्ट्रा 4 भी आएगा, ठीक है। समझ रहे इस बात को, क्योंकि d थीटा को रिप्लेस करने के लिए dx/4 लिखना पड़ेगा मुझे। तो आपका नया इंटीग्रल ऐसा बन रहा है। और अब ये बहुत आसान इंटीग्रल है, क्योंकि ये i5 है, क्या है ये, i5 है। हमने क्या बोला है, साइन हो चाहे कॉस हो, सोचना नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे साइन का डिस्कशन किया है वही कॉस का भी डिस्कशन है, ऐसा मान के मैं यहाँ पे रिजल्ट यूज करने वाला हूँ। 1/4 पहले से था इसलिए उसको वैसा का वैसा लिख लिया, चाहो तो इसको और सेपरेट कर लो ब्रैकेट लगा के 1/4, ताकि याद रहेगा बाहर वाला नंबर है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, न्यूमरेटर में स्टार्ट करूंगा n-1 से, मतलब 4 से, और 2 से कम करते जाऊंगा। 2 से कम करते तो जाना है, लेकिन कहां रुक जाना है, जैसे ही आपको 2 मिल गया रुक जाना है, ठीक है। नीचे क्या हो रहा है, नीचे आप 5 से स्टार्ट करोगे, 5 से स्टार्ट करके आप कहां तक जाओगे, 3 तक जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास 4 के नीचे कुछ आ गया, 2 के नीचे कुछ आ गया, बस अभी आगे कुछ नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन अब मुझे यहां पर बताओ कि यहां पर मैंने आगे 1 मल्टीप्लाई करना चाहिए कि π/2 मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके पास में ऑड से स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब आपने यहां पे डायरेक्टली 1 मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप कहानी कहां खत्म करोगे, i1 पे खत्म करोगे, और i1 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहां पे मेरे ख्याल से आपको डायरेक्टली अभी आंसर दिख रहा है, क्या इसका आंसर आ गया हमारे पास 2/15, यस, ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमने कुछ भी नहीं किया लिटरली, ठीक है, और हमें इतने खराब से दिखने वाले इंटीग्रल का आंसर निकालते आ गया है। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर रिडक्शन फॉर्मूला इज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ वेरिएशन जो भी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर और क्या हो सकता है। आपके पास में इस टाइप का भी एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। ये इनिशियली आपको देख लगेगा कि इसको मैं शायद कुछ ट्राई करूं, है ना, यहां से शायद मैं x² में से x² बाहर निकाल x बना लूं। आपको मल्टीपल थॉट्स आएंगे यहाँ पे कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ज्यादा करके इनडेफिनेट के लिए बायस्ड है, क्योंकि उसकी हमने ज्यादा प्रैक्टिस की है, डेफिनेट अभी पढ़ा है, डेफिनेट की कम प्रैक्टिस की है। लेकिन आपको जब भी यहां पर लिमिट दिखती है, ठीक है, ऑलवेज ये सोचो कि डेफिनेट को ही प्रायोरिटी देना है, डेफिनेट के थॉट को प्रायोरिटी देना है आपको, ठीक है। तो मेरे पास है इंटीग्रेशन के अंदर x³ - x और बाहर है dx, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूं कि क्या कुछ करके यहां पर ये क्वेश्चन हमारा रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन में चेंज हो सकता है क्या। यहां सोचो थॉट कैसा आ रहा है, मतलब हम चाह रहे हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला बने, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला बनने के बाद में आंसर निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि यहां पर ऐसा करते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं, और वो ऐसे कुछ सोचूंगा मैं यहां पे कि लेट x = 3 sin square थीटा। अब ऐसा क्यों सोचा ये आप बताओ मुझे, 3 sin square थीटा क्यों सोचा मैंने, क्योंकि पहली बात तो मैं लिमिट को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, ठीक है। जब मैं यहां पर 0 डालूंगा, x की जगह 0 डालूंगा, तो मेरे पास थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब मैं x की जगह 3 डालूंगा तो 3 कैंसिल होकर मेरे पास थीटा का वैल्यू π/2 आ जाएगा। 0 से π/2 अच्छी लिमिट है, 0 से π/2 वो लिमिट है जिसके अंदर मुझे रिडक्शन फॉर्म में अप्लाई करते आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए पहली बात तो ये सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, ये सब्स्टिट्यूशन लेने से फायदा ये हो रहा है कि नीचे से जब यहाँ पे मैं 3 sin² थीटा डालूंगा तो यहां से क्या होगा, 3 कॉमन निकल के आएगा, और 1 - sin² थीटा बनेगा, विच विल बी cos² थीटा, उसका भी अंडर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा। नाउ दीज आर काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू नीड टू डेवलप, बस इतना सही करना है आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dx = ये नीचे आएगा पहले पावर, तो 6 sin थीटा बना, साथ में cos थीटा d थीटा, चेन रूल की वजह से। तो आपके पास में dx का भी एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आ चुका है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो आपका जो इंटीग्रल है वो बनेगा 0 से लेके π/2 तक, है ना, बनना ही है, क्योंकि हमने लिमिट जो सब्स्टिट्यूशन सोचा है वो लिमिट को देख के सोचा था कि 0 से π/2 बनाना है मुझे, ठीक है। और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर आपको लिखना है x का क्यूब, इसका क्यूब लिखना है, ठीक है। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 27 आएगा, और साथ में साइन की पावर 6 थीटा आएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 3 - 3 sin² थीटा, और साथ में यहाँ पे dx के प्लेस में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ध्यान से लिखो, 6 × sin थीटा cos थीटा d थीटा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन रहा है, मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पर मेरे पास x की पावर sin की पावर कितनी भी आ जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी चीजें अल्टीमेटली रिडक्शन फॉर्म में से कैलकुलेट होने वाली हैं। क्या दिख रहा है सभी को ये? तो एक काम तो ये करो, यहां से 3 कॉमन निकालो और ऊपर वाले 27 को कैंसिल करके 9 बना दो। 9 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 3 बनेगा, ठीक है। वो वाला एक 6 और है, तो बाहर कितना आ गया टोटल,
18 बाहर आ गया, यहां से 3 बाहर आया, वो 6 पहले से था तो 18 बाहर आ गया, और यहां पर ये जो साइन की पावर 6 है उसका अंडर रूट लेके कितना होने वाला है, साइन स्क्वायर होने वाला है, ओहो साइन क्यूब होने वाला है। नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, उसका अंडर रूट लेके हो जाएगा कॉस थीटा, और आपके पास में और क्या लिखा है आगे, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा हो गया कैंसल, और यहां से आपके पास में 0 से π/2 लिमिट के साथ में क्या लिखा हुआ दिख रहा है, 0 से लेके π/2 में आपको अभी इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 4 थीटा। तो क्या इसका आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा सारे बच्चों का। साइन की पावर 4 थीटा अगर आपको कैलकुलेट करना है, मतलब I4 कैलकुलेट करना है, तो यहां पे स्टार्ट कहां से होगा, 3/4 से स्टार्ट होगा। क्या इतने ही प्लेस में मैं इतने ही स्पेस में फाइनल आंसर निकाल सकता हूं क्या हम इतने प्रो हो गए। अब 18 तो लिखा हुआ है, ठीक है, 4 पावर अगर 4 है तो स्टार्ट कहां से करेंगे, न्यूमरेटर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से अगर स्टार्ट करेंगे तो खत्म कहां पे करेंगे, 1 पे खत्म करेंगे, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 के बाद में 2 आएगा, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई क्या होगा, π/2 मल्टीप्लाई होगा कि 1 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर ये इवन है, इसलिए यहां पे π/2 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो रहा है, इस तरीके से आप सोचोगे इस चीज को। तो यहां पर क्या क्या कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन देखो और फाइनल आंसर यहां पे रिपोर्ट करो। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपके पास में यहां पर कैंसिलेशन कितना हो जाएगा, ये 2 से 9 हो जाएगा, 27 π/8 ऐसा इसका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो अलजेब्रिक फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो भी यहां पर आप एक थॉट ला सकते हो कि क्यों ना मैं इसको साइन कॉस के फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करूं। ठीक है, कहीं ना कहीं आगे चल के फायदा हो रहा है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है बच्चों ये, है ना, इसको याद करो अच्छे से। यहाँ पे रिड्यूस कैसी हो रही वैल्यूज आएगा, सबको याद हो गया है। अगर आपका पावर 4 है तो न्यूमरेटर में 3 के बाद में 2 से कम करना है, अगर आपका पावर 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 के बाद 2 से कम करना है। क्लियर है, दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग हियर। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और एक रिडक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला बच्चों आपको जो पता होना चाहिए वो tan के लिए है। अब कहानी यहां पे फिर से जो है आपको स्टार्टिंग से एंड तक पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में आपकी लिमिट देख लो पहले तो ध्यान से कितनी है। लिमिट आपको ले जाना है 0 से लेके π/4 तक। ठीक है, अगर आपकी लिमिट 0 से लेके π/4 नहीं है और tan की पावर n लिखा हुआ है तो गड़बड़ है, आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने एक π/8 वाला क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, π/2 बनाया था, उसके बाद फिर हम कॉन्फिडेंटली रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर पाए थे। ठीक है, और इस केस में जो आपका tan वाला फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान बनता है। आपका जो in प्लस in-2 है उसका वैल्यू 1/n-1 आता है। ठीक है, अब ये कैसे पता, ये कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए फिर से मैं क्या बोलूंगा आपको, इनडेफिनेट का फॉर्मूला एक बार देखो क्या है। इनडेफिनेट का जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो ऐसा कुछ है, हमने इसका डेरिवेशन ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, tan की पावर nx dx। ठीक है, ये इंटीग्रेट अगर हम करते हैं इनडेफिनेटली तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो आपका in जो है वो समथिंग माइनस in-2 है, तो ये वाला एक्सप्रेशन इस तरफ उठ के आएगा, तो in प्लस in-2 वाला एक्सप्रेशन बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, फिर से मुझे बस लिमिट ही तो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं 0 से लेके π/4 तक। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये सॉल्व होके रखा हुआ है हमारे पास में इनडेफिनेट वाली मेहनत की वजह से। ठीक है, इसके ऊपर लगाते हैं 0 से लेके π/4 तक, और इस एक्सप्रेशन को ज्यादा छेड़ते नहीं है क्योंकि ये अल्टीमेटली in-2 बनने वाला है। क्लियर है, तो यहां पर अगर मैं π/4 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, π/4 डालूंगा तो न्यूमरेटर 1 हो जाएगा और आपके पास बचेगा कितना, 1/n-1। अगर मैं 0 डालता हूं तो लोअर लिमिट से कुछ आएगा ही नहीं, मतलब आपके पास में कुछ नहीं बचने वाला यहां पे। तो अगर मैं यहां पे अब लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको in लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पे लिमिट डाल के क्या ये 1/n-1 बना, बिल्कुल बन गया। और आगे वाले को क्या मैं in-2 लिख सकता हूं, लेकिन विथ ए माइनस साइन, इजंट इट। ऊपर भी करेक्शन कर लिया जाए, माइनस साइन आएगा। आई गेस बच्चों ने पकड़ा होगा इस बात को, क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस साइन है। ठीक है, फॉर्मूले में अगर माइनस साइन है तो हम उसको तो चेंज कर नहीं सकते। और आपके पास में अगर ये रिडक्शन फॉर्मूले का रिजल्ट है तो क्या उसको वो कन्वीनियंट फॉर्मेट में लिखा तो भी चलेगा कि दोनों in वाले एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। in प्लस in-2 का वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1/n-1 के बराबर आता है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर रिडक्शन। ठीक है, ऑलराइट, तो अब यहां पर भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन यहां पर भी सिंपल ही बनेंगे, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन ही निकालना कितना आसान है ना। वी आर एक्चुअली नॉट इंटीग्रेटिंग एनीथिंग। रिडक्शन फॉर्मूले के केस में हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रेशन हमने थ्योरी में मेहनत कर ली,
तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेहनत नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए रिमेंबरिंग रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ सकता है, कोई आपसे अगर बोल रहा है 0 से लेके π/4 तक यहाँ पर इंटीग्रेट करके बताओ tan की पावर 4 थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan की पावर 4 थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आपको इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो मैं यहां पर ये सोचता हूं कि अच्छा in प्लस in-2, in प्लस in-2 का आंसर मुझे निकालते आता है, वो 1/n-1 होता है, ठीक है। तो यहां पर मुझे tan की पावर 4 दिख रहा है, क्या कुछ करके यहां पे tan की पावर 2 भी नजर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, ठीक है। सो इट इज दैट इजी। यहां पर देखो क्वेश्चन का आपका जो फ्लो है वो कैसा रहेगा, 0 से लेके π/4 तक आपके पास में tan की पावर 4 थीटा लिखा हुआ है, इसको आगे वाले को आप लिख दो tan स्क्वायर थीटा + 1, ठीक है। और यहां पर tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को अलग कर लेते हैं और 1 का इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेंगे, उतना तो हमको आता ही है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में ऐसा कुछ बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 2 थीटा, इन दोनों का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके π/4 तक, और लास्ट वाले का 1 का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 तक, साथ में d थीटा भी चिपका देते हैं, ठीक है। और ये 0 से लेके π/4 तक। तो मुझे अब क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि पहला वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज एक्चुअली I4, पहला वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज I4, दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज I2, और आपके पास में जो लास्ट है उसको कैलकुलेट करके आ जाएगा π/4। तो I4 प्लस I2 का आंसर क्या होना चाहिए, 1/n-1, मतलब क्या होना चाहिए डायरेक्टली इसका आंसर 1/3। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एनीथिंग, वी आर यूजिंग द डायरेक्ट रिजल्ट, और ये सामने आपके आंसर आ गया, ठीक है। I4 प्लस I2 का आंसर क्या होना चाहिए, 1/4-1 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, 1/4-1। बस इतना ही आसान है बच्चों इस क्वेश्चन को करना। आई गेस आपको समझ में आ गई बात यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारा सेकंड रिडक्शन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, विच इज फॉर tan। यहाँ पे लिमिट जाती है आपकी 0 से लेके π/4 तक, आंसर क्या आता है in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1/n-1। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे, हमारा जो मेन यहाँ पे डिस्कशन है उसके ऊपर। ये मेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर का यूज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली इनडेफिनेट में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो बच्चे इनडेफिनेट नहीं देख के आए हैं उनको ये वाला थॉट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम इनडेफिनेट के थ्रू इसको आगे प्रोसीड करने के सोचेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपके पास में अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर साइन भी है और कॉस भी है, ठीक है, दो चीज़ें इसके अंदर। और क्योंकि इसके अंदर साइन भी है और कॉस भी है, इसलिए इसको मैं in नहीं बोल पा रहा हूं, मुझे im, n बोलना पड़ रहा है। तो पहले तो नाम देखो, यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट हमने कैसे दिया है, im, n। यहां पर m इंडिकेट करता है कि साइन का पावर कितना है, ठीक है, साइन का पावर m है, और n इंडिकेट करता है कि कॉस का पावर कितना है, तो कॉस का पावर n है, ठीक है। कहां से लेके कहां तक ले जाना है आपको, इसको 0 से लेके फिर से π/2 तक ही ले जाना है, ठीक है। नाउ इन दिस केस अगेन इंपॉर्टेंट लिमिट, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट आपको यूज करना है दैट इज 0 से लेके π/2। यहां पर आप अगर इसका रिडक्शन फॉर्मूला वाला रिजल्ट देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि काफी कुछ वैसे ही जैसे अभी तक हम देखते आए हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इशू है। आप यहां पर देख पा रहे हो कि m जो है वो रिड्यूस होके m-2 हो जाता है, m जो है वो रिड्यूस होके m-2 हो जाता है, लेकिन n रिड्यूस नहीं हुआ, n तो n ही है, n पहले भी था, n फाइनल रिजल्ट में भी है। तो इससे क्या चीजें रिड्यूस हुई हैं, लेकिन उतने अच्छे से या उतनी जल्दी नहीं हुए जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हो रहे थे। तो यहां पे सोचो यहां पे होने क्या वाला है, यहां पर पहले m रिड्यूस होते जाएगा, m रिड्यूस होते जाएगा, 2 से कम होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, या तो I0n बचेगा या फिर I1n बचेगा, ठीक है। और वो दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करना आसान रहेंगी, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस को अगर मैं कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बता दूं तो उसको वॉलिस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। यही एक्सप्रेशन में अगर मैं आपको एक फाइनल रिजल्ट बता दूंगा वो हमारा वॉलिस फॉर्मूला बनेगा, और वो यूज करने में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन और ज्यादा आसानी से सॉल्व होते नजर आएंगे, ठीक है। देखो यहां पर कैसे होगा, यहां पर मैं क्या सोचता हूं कि वही इंडेफिनेट वाला थॉट लगाते हैं कि हमारे पास ये अगर सॉल्व करना है तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर से एक साइन का वैल्यू अलग निकाल लेते हैं,
ठीक है, एक साइन का वैल्यू अलग निकालूंगा मैं, साइन की पावर हो जाएगा यहाँ पे m-1 x, और जो एक साइन मैंने बाहर निकाला है उसको मैं कॉस के साथ में देना चाह रहा हूं। ऐसे करने से फायदा क्या हुआ है बच्चों, ठीक है, ऐसे करने से फायदा ये हुआ है कि आपके पास में अब ये जो सेकंड फंक्शन बना है, ठीक है, ये इंटीग्रेबल है, ये बड़ी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं cos को यहां पे t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो sin x dx वाला पोर्शन मिलके dt हो जाएगा, तो ये आसानी से अलजेब्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर इंटीग्रेट हो पाएगा, ठीक है। और ये जो पहला वाला पोर्शन है यहां पे, इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, तो यहां पे हम यही सोच रहे हैं कि इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और बाय पार्ट्स भगवान का नाम लेके लगा देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आई विल लीव दिस एक्सरसाइज टू यू स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको करना क्या है, मैंने आपको दरवाजे तक ले जाके खड़ा कर दिया है, ठीक है। आपके सामने ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर आपको बाय पार्ट्स लगाना है। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेट बच्चे कर लेंगे, ठीक है, ऑलराइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो जैसे आप ये एक्सप्रेशन लिखते हो, आपके पास में एक नया i के फॉर्मेट में जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इन फैक्ट im-2, n, ठीक है। तो यहां से आपको फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, और ये वैसा ही कैलकुलेशन जैसे हमने इनडेफिनेट में यहां पे प्रैक्टिस किए थे। जैसे ही आप यहां पे 0 से π/2 लिमिट लगाते जाओगे, आपको अच्छा वाला छोटा वाला एक्सप्रेशन मिलेगा जो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर आपको मेन बात जो समझनी है उसके ऊपर आते हैं। मेन बात आपको यह समझनी है कि अल्टीमेटली होगा क्या। यहां पर सबसे पहले m की वैल्यू कम होते जाएगी, यहां पर n की वैल्यू को तो हम हाथ भी नहीं लगा पा रहे हैं, स्टार्ट भी n से ही किया था, एंड भी n से ही किया है, ठीक है। मतलब कोई तो एक पावर है जो बची हुई है वैसी की वैसी, n क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली cos की पावर है, मतलब cos की पावर वैसी की वैसी बची हुई है, ठीक है। तो मैं अगर m की वैल्यू कम करते जाऊंगा, m अगर इवन है तो m-2 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 करते करते मैं कहां पहुंचूंगा, 0 पे पहुंचूंगा, ठीक है। तो मुझे i 0, n का वैल्यू पता होना चाहिए कितना है, क्योंकि उसको मैं आगे सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। और अगर मैं ऑड m के साथ में स्टार्ट करूंगा तो यहां पर मेरे पास 2 कम करके फाइनली क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो मुझे i 1, n का भी वैल्यू पता होना चाहिए। ये दो चीजें पहले डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस में समझ में आए कि फाइनल हम जो एक्सप्रेशन वॉलिस थ्योरम में पढ़ते हैं वो क्यों आता है, उस तरीके से क्यों आता है जैसे हम याद करने वाले हैं, ठीक है। तो सोचो यहां पर अगर मैं इवन वाले m के साथ में स्टार्ट करता हूं तो i 0, n बनेगा, और इसका एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, m, n का मतलब क्या था कि साइन की पावर m है तो यहां पे साइन की पावर 0 हो जाएगी, और cos की पावर n है तो cos की पावर n, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन बना है ये तो हमारा पुराना वाला एक्सप्रेशन है ना, ये अभी जो हमने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं वो इसी के तो किए हैं, cos की पावर nx dx, isn't it? तो ये तो हमारा पुराना वाला आई है। तो आई गेस यहां तक अगर कोई बच्चा पहुंच जाता है तो आगे तो वो सॉल्व कर ही लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर आप i1, n पे लेटस से अटकते हो, ठीक है, तो 0 से लेके π/2 तक आपके पास में क्या बचा है, 1, n, मतलब साइन की पावर 1 बची है आपके पास में, और cos की पावर nx dx बचा है आपके पास में। क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर मैं cos को सब्स्टिट्यूशन से चेंज कर लूंगा। तो ये जो इक्वेशन है ये तो और आसान है, वहां पे तब भी आपको रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, ये तो एक ही बार में सॉल्व होने वाला है, ठीक है। क्या करेंगे यहां पे हम cos x को t डालेंगे ताकि माइनस साइन एक्स dx कितना हो जाएगा, आपका dt हो जाएगा। जब आप इस चीज को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में 1/n+1 आंसर निकल के आना चाहिए। एक बार तब भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, cos x को डालते हैं t ताकि आपके पास में माइनस साइन एक्स dx जो है वो आ जाएगा dt, और इसके बाद आपकी लिमिट भी चेंज कर दी जाएगी। तो आपका जो इक्वेशन है ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके, जब मैं 0 डालता हूं तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, जब मैं 0 डालता हूं तो एक्चुअली 1 हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट यहां पे आएगी आपकी 1, ब्लू वाला एक्सप्रेशन को देखते जाओ, और π/2 अगर मैं डालूंगा तो cos π/2 हो जाएगा 0। उसके बाद ये sin x dx हो जाएगा आपका माइनस dt, और cos की पावर n मतलब ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। इस चीज को अभी इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, यहां पर मैं क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, यहां पर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर सकता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि माइनस साइन कैन बी यूज्ड टू स्वैप द लिमिट्स, माइनस साइन कैन बी यूज्ड टू स्वैप द लिमिट्स। तो यहां पर t की पावर n का जो इंटीग्रेशन है दैट इज t की पावर n+1/n+1, और लिमिट यहां पे लगा दी मैंने 0 से लेके 1 तक। माइनस ने क्या किया है, लिमिट्स को ऊपर नीचे कर दिया। यहां पे 1 और 0 अगर आप डालोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आते हुए दिखेगा, 1/n+1। तो यहां पर दोनों ही चीजें टेकन केयर ऑफ है, या तो आपको डायरेक्टली
1/n+1 लिखना पड़ेगा एंड में, या फिर आपको in वाला फॉर्मूला आगे और यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। तो यहां पे 2 स्टेप में होगा क्वेश्चन। पहले तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद में आपका दूसरा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों चीजों को एक साथ आपको बताना चाहूं, ठीक है, तो यहां पर क्या आपने फाइनल रिजल्ट याद रखना चाहिए, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसी चीज को वॉलिस फॉर्मूला बोलते हैं। तो सुनो यहां पे कहानी। ठीक है, तो हम तो डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें बेसिक आइडिया आ गया है। ठीक है, हमें बेसिक आइडिया यहाँ पे जो IN वाले हमने क्वेश्चंस किए वो देख के समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होता है, चीजें मल्टीप्लिकेशन में जाती हैं बस। ठीक है, नंबर ही दिखते हैं, बस फाइनल आंसर आ जाता है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है ये देखना जरूरी है। आपका न्यूमरेटर स्टार्ट हो रहा है m-1 से, ठीक है, और 2 से कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर m है तो m-1 आ रहा है। अब आगे वाले में ऑलरेडी m-2 है तो m-3 आएगा। ठीक है, m-1 के बाद में m-3 आएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे न्यूमरेटर आपका 2 से कम होगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, m-1 से स्टार्ट होगा। डिनोमिनेटर यहां पे देख लो, फॉर्मूले के हिसाब से कहां से स्टार्ट हो रहा है, m+n से स्टार्ट हो रहा है। m+n से स्टार्ट होगा, लेकिन ये भी क्या करेगा, 2 से कम होगा। ठीक है, 2 से कम क्यों होगा, क्योंकि यहां पे अगला वाला जो केस है वही चेंज हो गया ना। यहां पे फिर से आपको दिस प्लस दैट करना है। ये जो दोनों जो वैल्यूज थे वो सबस्क्रिप्ट का सम था। अब आगे वाला का आंसर अगर आपको लिखना है तो वो भी सबस्क्रिप्ट का सम होना चाहिए। तो आगे वाले सबस्क्रिप्ट का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, m+n-2 हो जाएगा, m+n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप डिनोमिनेटर में भी 2 से वैल्यूज कम कर रहे हो, न्यूमरेटर में भी 2 से कम कर रहे हो, डिनोमिनेटर में भी 2 से कम कर रहे हो। स्टार्ट कहां से कर रहे हो उतना देख लो। यहां पे ऊपर m-1 से स्टार्ट कर रहे हो, 2 से कम करोगे, नीचे m+n से स्टार्ट करोगे, 2 से कम करोगे। ठीक है, अब ये जो बेसिक आइडिया है 2 से कम करने वाला, वो यहां पर एक सिंगल स्टेप में अगर आप लगा दोगे तो आपको यहां पर वॉलिस फॉर्मूला जो है समझ में आ जाएगा। वॉलिस फॉर्मूला देखो कितना छोटा है। ठीक है, वॉलिस फॉर्मूला बहुत ही छोटा है। या तो ये सम कांस्टेंट इंटू π/2 होगा, या फिर ये सम कांस्टेंट इंटू 1 होगा, मतलब दैट कांस्टेंट ही होगा। वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो देखना जरूरी है आपको बस। ठीक है, और लगता किस पे है, वो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट है वो, 0 से लेके π/2 तक sin की पावर mx cos की पावर nx dx। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो कांस्टेंट k है वो आप कैसे लिख रहे हो, जैसे मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया। आप क्या करते हो, m-1 से स्टार्ट करोगे, m-1 से स्टार्ट करके आप इसको कम करते जाओगे, और कहां तक कम करना होता है ये तो हमने याद कर लिया, या तो 1 बनाएंगे या तो 2 बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 2 आ चुका है और आप 2 से और कम करोगे तो 0 हो जाएगा, वो हमें बनाना नहीं है। और अगर 1 आ चुका है और आप 2 से और कम करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो आपकी गाड़ी जहां बंद होगी या जहां रुक जाएगी वो क्या है, 2 से कम करते जाएंगे, लेकिन क्या ध्यान रखना है, 1 या फिर 2 पे आके रुक जाना है। ठीक है, और उसके बाद में आप n को भी उठाओगे, आप n को भी उठाओगे और n वाले वैल्यूज को भी 2 से कम करोगे। ठीक है, n-1 से स्टार्ट करके 2 से कम करोगे। लेकिन डिनोमिनेटर कहां से डिस्कस किया था हमने, डिनोमिनेटर हमने डिस्कस किया है m+n से। तो m+n से स्टार्ट करके 2 से कम करना है, और इसको भी कहां तक ले जाना है, जहां तक जाते आते आपको 1 या 2 ना मिल जाए वहां तक ले जाना है। ठीक है, तो अगर आपने ये बेसिक सा आइडिया याद कर लिया कि स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, 3 अलग अलग यहां पे पोर्शन है, तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका k का वैल्यू आ गया है, अब एंड में आपको बस ये डिसाइड करना है कि π/2 मल्टीप्लाई करना है या π/2 मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो π/2 मल्टीप्लाई कब करना होता है उतना सा आपको ध्यान रखना है कि अगर m और n के दोनों ही वैल्यूज अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन इन दैट केस आपको मल्टीप्लाई करना है π/2, अदरवाइज π/2 मल्टीप्लाई नहीं करना है, और जो आप k का वैल्यू निकालोगे वही आपका इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर होगा। दिस इज हाउ सिंपल वॉलिस फॉर्मूला इज। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं, है ना, बहुत ही आसानी से बच्चों इसके आंसर निकलते हुए आपको दिखेंगे। इसको एक बार फिर से देख लो। अगर आप m और n पावर देखते हो तो आपको न्यूमरेटर में m-1 और n-1 से स्टार्ट करके कम करना है 2 से। m और n पावर है, इसलिए आपको m+n से डिनोमिनेटर स्टार्ट करना है और इसको भी कम करना है 2 से। ठीक है, अब यहां पर अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन आ रहा है कि सर ये बाद वाला क्यों आया, ठीक है, पहले वाला तो समझ में आ गया था, बाद वाला क्यों आया, ठीक है, तो आपको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, आपको एक्चुअली यहां पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, विच आई एम लिविंग इट अप टू यू। ठीक है, मैंने क्या समझा दिया है आपको कि सॉल्व करना क्या होता है। ठीक है, यहां पर आपका अगर 0, n पे एंड हुआ है तो आपको ये सॉल्व करना है, तो यहां पे n वाली चीजें भी तो 2 से कम होने वाली है कि नहीं, जैसे पहले हुई थी। अगर आपने ये सॉल्व करना है तो आप एक्स्ट्रा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बिल्कुल ऐसा ही सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हो जैसा हमने फाइनली याद किया है। ठीक है, सो ज्यादा बेटर ये होगा कि हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद रखें और इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखें यहाँ पे।
ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई फ्यू क्वेश्चंस हियर। बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दोनों इवन है, ठीक है, मतलब इसके अंदर एंड में π/2 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइनल आंसर लिखेंगे एक ही स्टेप में बिना सोचे समझे, ठीक है। क्या बोल रहा है वॉलिस फॉर्मूला? इस तरह के एक्सप्रेशंस में वॉलिस फॉर्मूला हमें बोलता है कि आप न्यूमरेटर स्टार्ट करो m-1 से, ठीक है। तो 5 से स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि वहां 6 इसलिए 5 से स्टार्ट किया। और क्या करना है, 2 से कम करना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बस खत्म, कहानी खत्म। 1 पहुंच गए मतलब खत्म। उसके बाद ऊपर दिख रहा है मुझे पावर 4, तो मैं स्टार्ट करूंगा 3 से, 3 के बाद में 1 आ गया, बस खत्म, ठीक है। डिनोमिनेटर कहां से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे, तो काफी लंबा जाएगा। तो 10 के बाद में 2 से कम मतलब 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है, बस खत्म। और आपने क्योंकि यहां पर पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि π/2 मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं, ये आपका आंसर है। अब इसको आप कैंसिल करो, कितना मुश्किल हो रहा है कितना आसान हो रहा है वो आप ही डिसाइड करो, ठीक है। यहां से 5 तो हो जाएगा कैंसिल, आपका 2 आएगा, उसके बाद में 3 हो जाएगा यहां से कैंसिल, और आपके पास में फिर से 2 आएगा। तो यहां पर आपके पास में बहुत सारे नीचे 2 बच रहे हैं और न्यूमरेटर में 3π बच रहा है आपके पास में। न्यूमरेटर में 3π और नीचे कितने सारे 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 2 हैं, तो 512 हो जाएगा, ठीक है। तो 3π/512 ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्या किया है यहां पे, कोई भी कैलकुलेशन किया है कि हमने? बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। स्टार्ट कहां से करना है, एक कम से 2 से कम करना है। नीचे कहां से स्टार्ट करना है, दोनों के सम से स्टार्ट करना है। तो हमने यहां पे 10 से स्टार्ट किया और फिर उस चीज को 2 से कम किया, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना ही आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ऑलराइट, तो एक वेरिएशन देखते हैं अब यहां पे। ये जो वेरिएशन है इसके अंदर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो वॉलिस फॉर्मूला का यूज करके आंसर निकल सकता है, लेकिन 2 दिक्कतें इसके अंदर। एक तो हमारे पास जो ये है लिमिट है वो पाई तक जा रही है, π/2 तक होनी चाहिए थी। दूसरी बात यहाँ पे एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई किया हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें देख के अब हमें डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूं i और a + b - x वाली प्रॉपर्टी, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ऐसा कुछ आएगा, i = x के साथ में साइन की पावर, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर मैं डायरेक्टली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लूं क्या, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे लिमिट भी तो कम करना है ना, मुझे अपनी लिमिट भी कम करना है, ठीक है। सो लेट अस अप्लाई 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ a + b - x वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप यहां पर 0 से लेके a तक जा सकते हो, मतलब 0 से लेके आधी लिमिट तक जा सकते हो। लेकिन आपको अंदर क्या क्या लिखना पड़ता है, fx तो लिखना ही पड़ता है, साथ ही साथ आपको यहां पे f(2a - x) भी लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो वो चीजें यहां पर अगर हम लिख देंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाना चाहिए। तो f(2a - x) मतलब क्या आ जाएगा, π - x, साथ में आ जाएगा साइन की पावर 5 और π - x, और उसके साथ में आ जाएगा cos की पावर 6 एंड π - x, ठीक है। और ये हो जाएगा पूरा का पूरा dx के अंदर। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा और सुंदर बना लिया जाए, यहाँ पे जगह बना के, तो हमें करना है ऐसा कुछ, इंटीग्रेट 0 से लेके π/2 तक जाएंगे अब बस, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर क्या क्या कैंसलेशन होंगे देखें जरा। पहले तो ये देखो कि साइन ऑफ π - x तो साइन x ही होता है, और वैसे ही कॉस ऑफ π - x वैसे माइनस कॉस x होता है, लेकिन उसकी पावर क्योंकि 6 है, इवन पावर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन का वैल्यू बन रहा है वो हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक, और यहां पर क्या क्या कॉमन निकालोगे आप, साइन की पावर 5x कॉमन निकल आएगा, कॉस की पावर 6x कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा तो बचेगा क्या, यहां से x और वहां से π - x, तो यहां से हो जाएगा कैंसिलेशन, और पाई कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। जैसे पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपको यहां पे वॉलिस फॉर्मूला अप्लाई करते आ जाएगा, साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 6x के साथ में, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली आंसर लिख दें अभी इसका। यहां पर मैं पाई तो लिख ही रहा हूं क्योंकि वहां पे पहले से पाई है बाहर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देखता हूं, यहां पे 5 से स्टार्ट हो रहा है, पावर 5 है तो यहां पे 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से 2 कम कर दिया, 2 आ गया, बस रुक जाएंगे। उसके बाद में यहां पे 6 है तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, यहां पे 6 है तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 1 आएगा, बस यहां रुक जाएंगे। डिनोमिनेटर में कहां से स्टार्ट होगा, 11 से स्टार्ट होगा। 11 से स्टार्ट अगर हो रहा है ये, तो 11 के बाद में आपके पास में क्या क्या आएगा, 9 7 5 3 और 1, ऐसा सब कुछ आएगा। और साथ में क्या मुझे यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है इसके अंदर π/2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। π/2 कब मल्टीप्लाई करना होता है, जब आपके पास दोनों ही पावर्स इवन होती हैं, तो आपको π/2 मल्टीप्लाई करना होता है।
इस केस में पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास में, ये जो पोर्शन है बढ़िया तरीके से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, 3 से 3, 1 को तो क्या ही कैंसिल करेंगे, ठीक है। बस ये हो गया 8 पाई अपॉन कुछ तो भी कर लो, कितना हो रहा है वो 63 है ना। देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई करके 63 आपके पास हो जाएगा 693, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 693। तो इसका फाइनल आंसर ऐसा कुछ होना चाहिए आपके पास में, फाइनल आंसर शुड बी 8 पाई अपॉन 693, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो चीज़ें कैलकुलेट करना बहुत ही आसान रहती हैं, बस आपको मैनिपुलेशंस अगर एक बार समझ में आ जाएंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से फिर आगे कर पाओगे, ठीक है। आई गेस आई हैव वन मोर क्वेश्चन, देखते हैं। और ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख के फिर से आपको ये लग रहा है कि ये कहाँ आ गया, ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो हमें नहीं लग रहा कि वॉलिस फॉर्मूले का क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सोचेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले अलजेब्रिक क्वेश्चन में सोचा था। क्या सोचा था हमने कि ऐसा करते हैं कि x को कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से वैसा ही कुछ सब्स्टिट्यूशन सोचूंगा जैसा हमने पहले सोचा था। लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ताकि आपका dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। चेन रूल लगाएंगे अच्छे से। और इसी के साथ अब आप क्या बोल पाओगे कि आपका जो बनने वाला इंटीग्रेशन है वो कैसा रहेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। जब 0 डालोगे x का वैल्यू तो थीटा का वैल्यू भी 0 आएगा, जब x का वैल्यू 1 डालोगे तो थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगा। ये देखिए हमें खुशी मिल रही है क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड लिमिट है हमारी 0 से लेके पाई बाय 2। साइन का x का क्यूब करना है, x का क्यूब करेंगे तो साइन की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस x मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 5 करनी है। और dx के प्लेस में बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखना है, क्या लिखना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं अब क्या क्या बनने वाला है। आपके पास में एक तो 2 आ जाएगा बाहर अलग से, उसके बाद में आपके पास साइन का पावर कितना हो जाएगा 7, और कॉस का पावर कितना होगा जरा देख के बताओ। साइन का पावर तो 7 दिखाई दे रहा है, कॉस यहां पे बन जाएगा पावर 10, और एक और कॉस है इसके पास में तो पावर 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी पावर्स हैं, काफी सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में आएंगी, लेकिन अब हम क्यों डरेंगे, क्योंकि हमें वॉलिस फॉर्मूला बड़ी आसानी से अप्लाई करते आता है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे वॉलिस फॉर्मूला अप्लाई करते समय, अच्छा एंड में पाई बाय 2 करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब दोनों इवन होते हैं तो एंड में पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करना होता है, अदरवाइज तो केवल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है के ही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कहां से होगा, 6 से, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद में आपके पास में 2 आएगा, और यहीं पे खत्म कर देंगे। 11 वाला कहां से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, तो 10 के बाद में आपके पास आएगा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3 नहीं 2, ऐसा कुछ होगा। और डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर में आप स्टार्ट करोगे m प्लस n से, मतलब 18 से स्टार्ट करोगे। तो 18 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास में क्या क्या आएगा, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद में 14 आएगा, उसके बाद में 12, उसके बाद में 10 के बाद में क्या आने वाला है, 10 के बाद में एग्जैक्टली वही आने वाला है जो ऊपर लिखा है। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो काफी कुछ कैंसिलेशन हो गए यहाँ पे, तो इससे हम खुश है कम से कम, ठीक है। 2 से कम करने वाले थे, तो नीचे भी 10, 8, 6, 4, 2 जो आने वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे देखे जरा, यहाँ पर हमारे पास में 6 और 2 12 कैंसिल हो जाएगा। और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा देखें, यहाँ पे 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2। बस इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करो और जल्दी से यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करो, बस आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। एक्स्ट्रा 2 जो है मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो वैसे नहीं लग रही, ठीक है। सॉल्व करो इसको, फाइनल आंसर देखो कितना आएगा। यस, सारी बातें समझ में आ गई बच्चों को। इस तरीके से बच्चों आप अपना वॉलिस फॉर्मूला यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ में आई गेस अब हमारा एंटायर डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, किसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एंटायर डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को भी अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ छूट रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूटा है तो एक बार फिर से मैं आपको बोलूंगा प्लेलिस्ट अच्छे से देखो, हमने यहाँ पर सारा ही डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कशन कंप्लीट किया है उसके बाद भी आपको प्रीवियस ईयर डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस के लिए, मतलब एडवांस पेपर बनाने वालों के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, उसके ऊपर से हमेशा ही आपको अच्छे क्वेश्चन मिले हैं,
ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू एनालाइज कि आपकी प्रिपरेशन करेक्ट लेवल तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपको और भी ज्यादा क्या क्या सोचने की जरूरत पड़ती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। ऑलराइट। और बच्चों, अगर आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ रही है, हमारा यहाँ पर पढ़ाया हुआ तरीका आपको समझ में आ रहा है, देन आपने अनअकैडमी प्लस पर भी हमसे डिस्कशन करना चाहिए। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, लेकिन अगर आप जेईई लाइव कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ताकि आपका पर मंथ कॉस्ट जो है वो फर्दर ब्रिंग डाउन हो जाएगा। यहाँ पे लगभग आई थिंक 1800 रुपए कुछ तो पड़ेगा आपको, ठीक है, पर मंथ कॉस्ट। अगर आप 24 मंथ्स के लिए जाना चाहते हो, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, तो आपको एक्चुअली पर मंथ कॉस्ट 1500 रुपए के आसपास पड़ता है। नाउ दैट इज रियली अफोर्डेबल। यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो रेगुलर कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक बून है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों ने इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे साथ साथ और भी आपको बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि उनका मटेरियल लेके आपको फायदा मिल रहा है, उनसे पढ़ के आपको फायदा मिल रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना होता है, अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको सब्सक्राइब नहीं करना होता है, ठीक है। नाउ दैट इज अनदर बिग प्लस हियर, ऑलराइट। और बच्चों, अगर आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ पर नए हो, आपने अगर अनअकैडमी जेईई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। सब्सक्राइब करने का यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं है, और बेल आइकन प्रेस करो। तो बेल आइकन प्रेस करने से बच्चों फायदा ये होगा कि हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा गाइडेंस वाले सेशंस होते हैं, जो हम रेगुलरली क्विज लेते रहते हैं, ठीक है, उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे और आपको कोई भी यहाँ पर लेक्चर मिस नहीं होगा, ठीक है। हम यही चाह रहे हैं बच्चों की एक रिवॉल्यूशन आ पाए इंडिया में, ठीक है, ताकि यहाँ पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए एट अफोर्डेबल प्राइस थ्रू अनअकैडमी प्लस, या फिर एब्सोल्युटली फ्री थ्रू अनअकैडमी जेईई चैनल, ठीक है। सो यू कैन डिसाइड कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर भी हम आपके साथ में पूरी तरह से डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिसिप्लिन के साथ में सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, और साथ ही अपनी रेफरेंस बुक आपको खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी। इतना सही, बस यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट खुद से लगाने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देख ली है। वॉलिस फॉर्मूला के साथ साथ रिडक्शन फॉर्मुलेस के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दैट नोट आई विल लीव यू गाइज। लेकिन जाने से पहले आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स डाउनलोड कर लेना, ताकि आप यहाँ पे फिर से रिवीजन इस टॉपिक का अच्छे से कर पाओ, ठीक है। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।